हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट किस तरीके से खोलते हैं वो देख लिया है फर्स्ट लेक्चर में। फिर सेकेंड लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए और वो वाला लेक्चर जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 2, जहां पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस किया है। उस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे हम लोग आज काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सो दैट हमें वो प्रॉपर्टीज किस तरीके से अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में वो समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। आपको तैयारी कराते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर जेई मेंस और जेई एडवांस तक की, ताकि आप बहुत आसानी से अपने ये एग्जाम्स अपनी ड्रीम कॉलेजेस को अचीव करने के लिए क्रैक कर पाएं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि लेट दिस इज अ डिटर्मिनेंट। ये यहां पे लैम्डा हमारे पास एक वेरिएबल है। जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली हमें दी हुई है एन आइडेंटिटी। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा पॉज करके आइडेंटिटी के बारे में समझाता हूं। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड हो। यानी इनफाइनाइट आप वेरिएबल की वैल्यूज डालते रहिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए एंड सो ऑन डालिए, कोई भी वैल्यू डालिए, वो उस वैल्यू के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है। यानी इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है कि जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की, वही सेटिस्फाई करती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास उसके 2 ही रूट्स हो सकते हैं। लेकिन जब क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम x की हर वैल्यूज को वहां पे सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो इसी का यूज करके हम ये सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, यहां पे हमें निकालना है कांस्टेंट t। अब हम ध्यान में देंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर ये इक्वेशन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है या आइडेंटिटी हमें दी हुई है, तो t तक पहुंचने के लिए यानी ये सारे टर्म हमारे 0 होने चाहिए थे। तो अगर इनको 0 बनाना है तो हम तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 डाल के आराम से इन सबको 0 बना सकते हैं। तो चलिए हम डाल लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 डालते हैं, इधर आरएचएस से तो हमारी वैल्यू t मिल जाती है, एलएचएस में जो हमारी वैल्यू मिलती है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये मिलती है 0, -1, 3। ये हो जाता है आपका 1, 0, -4। ये आता है आपका -2, 4 एंड 0। और इसको एक्सपैंड करके हम क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए एक्सपैंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 0 के साथ तो सारे टर्म्स 0 ही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ -1, तो ये आ गया 1। ये हो जाएगा 0 एंड देन -8। ठीक है, फिर प्लस 3 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 4 -0 तो 4। तो ये आ गया आपका -8 + 12, यानी फाइनल आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेट द 3 डिजिट नंबर्स A28, 3B9 and 62C, where ABC are integers between 0 and 9, be divisible by a fixed integer k, show that this determinant is also divisible by the same integer k। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ है कि ये जो नंबर है A28, ये k से डिविजिबल है, 3B9 k से डिविजिबल है और 62C भी k से डिविजिबल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी हैं कि ये A28 क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है और ये बनेगा कैसे। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना हो, जैसे मान लीजिए 123 ही हमें बनाना है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 × 100 + 2 × 10 एंड +3 × 1। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो
तो ये जो A28 भी जो आपको लिखा हुआ है, ये A28 भी बेसिकली इसी तरीके से बनाया गया है, A इंटू 100 है ना, प्लस 2 इंटू 10 एंड प्लस 8 इंटू 1। और हमें दिया हुआ है कि ये जो नंबर है ये क्या है, एक इंटीजर k से डिविजिबल है। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू है p टाइम्स ऑफ k। ठीक है, सिमिलरली ये जो 3b9 बनेगा, 3b9 ये आपका बनेगा 3 इंटू 100 प्लस b इंटू 10 एंड प्लस 9 इंटू 1। ये भी k से डिविजिबल है तो इसको मान लेते हैं q टाइम्स k है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास वो जो नंबर है 62c, ये भी बनेगा कैसे, 62c अगर आपको बनाना हो तो 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 एंड प्लस c इंटू 1। और ये भी k से डिविजिबल है तो ये r टाइम्स ऑफ k आ गया। ठीक है क्या? अब हम अपने डिटर्मिनेंट पे जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो हमारा दिया हुआ है, सपोज इसको डेल्टा बोल देता हूं मैं, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A36, फिर है आपके पास 8 9C और 2B एंड 2। अब देखिए हमें किसी भी तरीके से ये A28 जनरेट करना है, 3B9 जनरेट करना है और 62C जनरेट करना है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो A में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो हम यानी इस रो में R2 में 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पे हम जो रो ऑपरेशन लेंगे वो कुछ इस तरीके से लेंगे कि R2 को रिप्लेस करेंगे R2 प्लस 100 इंटू R1 एंड प्लस 10 इंटू R3। ठीक है, अब जब हमने ये ऑपरेशन किया तो ध्यान से देखिए अब डेल्टा हमारा क्या बनेगा। डेल्टा जो बनेगा, फर्स्ट रो को हमने छेड़ा नहीं है तो ये तो A 3 और 6 ही रह गया है ना। सेकेंड रो अब आपका बनेगा A इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 एंड प्लस 8 इंटू 1। तो ये A28 बन जाएगा है ना, ये बन जाएगा आपका A28। इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। ठीक है, यहां आपका बन जाएगा 3B9, ये आपका बन गया 3B9, ये आपका बन जाएगा 62C, ये बन गया 62C और ये हमने छेड़ा नहीं है तो 2B2 ही रह गया है ना। अब यहां से हम जानते हैं कि A28 है वो P टाइम्स K है, 3B9 है वो Q टाइम्स K है और ये जो 62C है ये R टाइम्स K है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये डेल्टा जो बन गया, ठीक है, ये बन जाएगा A36, यहां पे हम P टाइम्स ऑफ K, Q टाइम्स ऑफ K एंड R टाइम्स ऑफ K लिख सकते हैं है ना। और यहां पे 2B2 ही रह गया आपका। अब देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्लियरली सेकेंड रो में हमारे पास K फैक्टर कॉमन है तो K हमने बाहर निकाल लिया। तो K बाहर निकाल लिया तो यहां पे एक नया डिटर्मिनेंट बचेगा डेल्टा डैश। तो क्लियरली जो डेल्टा है वो K टाइम्स ऑफ डेल्टा डैश है, यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज ऑल्सो डिविजिबल बाई K। और यही हमें प्रूव करना था कि दिस डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई द सेम इंटीजर K। तो यहां से हमारे पास आ गया कि डेल्टा इज डिविजिबल बाई K एंड यही प्रूव करना था। तो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, जानने वाली बात बस यहां पे ये थी कि हम किसी भी 3 डिजिट नंबर को इस तरीके से लिखते हैं है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमें करना है सॉल्व फॉर लैम्डा। लैम्डा के लिए यहां पे सॉल्व करना है। अच्छा, यहां पे अगर देखें तो यहां a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, c स्क्वायर दिख रहा है, बाकी सब हमें ab bc और ac दिख रहा है। तो हम प्रेफर ये करेंगे कि हमारे पास सारे ही टर्म्स a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर में आ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस रो में मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस रो में मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाले रो में मैं c से मल्टीप्लाई कर देता हूं।
तो सिंस इस रो में मैंने ए से मल्टीप्लाई खुद से किया है, एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं करके दिया हुआ था, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट को ए से डिवाइड करना पड़ेगा, सिमिलरली बी से और सिमिलरली सी से। तो जो अभी हमारा डेल्टा बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा 1/ABC, ठीक है। यहां पे आपके पास बन गया a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस लैम्डा, फिर a स्क्वायर b और a स्क्वायर c। ये बन जाएगा आपका a b स्क्वायर, यहां पे b टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहां पे आपका बन गया b स्क्वायर c। ये बन जाएगा आपका a c स्क्वायर, b c स्क्वायर, और यहां c टाइम्स ऑफ c स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है क्या? ये आया इज इक्वल टू 0। इसी को तो सॉल्व करना है हमें। अब ध्यान से देखिए, यहां पे इस पूरे कॉलम में से मैं a कॉमन ले सकता हूं, इस पूरे कॉलम में से मैं b कॉमन ले सकता हूं, और इस पूरे कॉलम में से मैं c कॉमन ले सकता हूं। तो यहां से a बाहर आया, b बाहर आया और c बाहर आया, तो ये ABC कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बन गया फिर से डिटर्मिनेंट जो है वो बन गया a स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये बच जाएगा अभी a स्क्वायर, फिर यहां पे आया b स्क्वायर प्लस लैम्डा और b स्क्वायर, और यहां आ गया आपका c स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कॉलम के सारे टर्म्स को ऐड कर दूं, तो इस कॉलम के सारे टर्म्स को ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस लैम्डा। इस कॉलम के भी सारे टर्म्स का सम वही आ रहा है, इस कॉलम के भी सारे टर्म्स का सम वही आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहां से अगर मैं एक ऑपरेशन करूं कि R1 को रिप्लेस करूं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके सारे फर्स्ट टर्म्स, देखिए सारे फर्स्ट टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा बन जाएंगे। और अगर सारे टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा बन गए हैं, तो वो टर्म तो हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं इस पूरे रो से, तो हम कॉमन ले ही लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा कॉमन ले लेंगे प्लस c स्क्वायर प्लस लैम्डा, और अभी आपका जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा, अब यहां पे बच जाएगा 1 1 1, ये आपके पास b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां पे आपके पास बना b स्क्वायर प्लस लैम्डा c स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जब हमारे पास यहां 1 और यहां 1 और यहां 1 बन चुका है, तो हम यहां 0 भी बना सकते हैं। कैसे? तो एक और ऑपरेशन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक और पेज ऐड कर लेते हैं यहां पे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस लैम्डा, है ना। और अब मैं ऑपरेशन क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, मैं c1 को रिप्लेस करता हूं c1 माइनस c2, तो यहां 0 बन जाएगा। c2 को रिप्लेस करता हूं c2 माइनस c3, तो ये भी यहां पे भी 0 बन जाएगा। यानी हमने यहां पे ऑपरेशन किया, c1 को रिप्लेस किया c1 माइनस c3 से, और c2 को रिप्लेस किया c2 माइनस c3 से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1 0 बन गया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 बन गया, और c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा बन गया। तो ये बन गया आपका 0 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो ये 0, यहां लैम्डा, यहां माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहां 0, यहां लैम्डा, यहां माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगा आपका 1 b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस लैम्डा, 1 b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है क्या? ये इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड करना हमारे लिए बहुत इजी है। हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस लैम्डा, है ना, टाइम्स 1 इंटू 0 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो यहां पे आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनली डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के बाद इक्वेशन बना है।
अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी तो आपको साफ साफ दिख रही है, एक वैल्यू ऑफ लैम्डा तो आ जाएगी 0 और यहां से आपकी दूसरी वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगी माइनस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये दोनों फाइनली आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे हमें करना है प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें और ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बताना है। अच्छा, जो चीज प्रूव करनी है उसमें अगर मैं देखूं तो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी तरीके से मैं ए प्लस बी प्लस सी का टर्म जनरेट कर पाया इधर, सच दैट उसको मैं कॉमन भी बाहर निकाल लूं किसी रो या किसी कॉलम से, तो हमारा बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं अगर यहां से देखिए ऑपरेशन में करता हूं, C1 को रिप्लेस करता हूं C1 माइनस C3 से। अब यहां पे क्या होगा देखिए ध्यान से कि ये b प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आएगा, है ना। मैं एक बार दिखा भी देता हूं, b प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का टर्म जनरेट होगा और इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, देखिए b प्लस सी प्लस ए टाइम्स b प्लस सी माइनस ए में। तो क्लियरली एक ये टर्म a प्लस बी प्लस सी का यहां पे बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करता हूं मैं। सेकंड में ऑपरेशन ये भी करता हूं कि C2 को भी साइमल्टेनियसली रिप्लेस करता हूं C2 माइनस C3 से। ये भी ख्याल कैसे आया, क्योंकि यहां पे भी आप देखिए C प्लस ए होल स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर आएगा ना, तो यहां पे भी एक a प्लस बी प्लस सी का टर्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है क्या, तो अगर ये ऑपरेशन करने के बाद अगर हम लिखें अपने नए डिटर्मिनेंट को, लेट अस से मैं इसको डेल्टा बोल देता हूं, तो ये देखिएगा तो दिस माइनस दिस स्क्वेयर फैक्टराइज होके हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए टाइम्स बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, दिस और दिस इसका सब्ट्रैक्शन आ गया 0, सी स्क्वेयर माइनस दिस, तो यहां पे भी आपके पास टर्म आएगा c प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे आ गया आपका 0, यहां पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो फैक्टर अगेन बन जाएगा c प्लस ए प्लस बी एंड देन c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो ये बन जाएगा c प्लस ए प्लस बी एंड c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और यहां आपके पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ध्यान से देखिए, इस पूरे कॉलम में से मैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन बाहर निकाल सकता हूं, इस पूरे कॉलम में से मैं ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकता हूं, तो दो ए प्लस बी प्लस सी के टर्म्स तो बाहर आ गए, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर बाहर आ गया। यहां आपके पास बचा बी प्लस सी माइनस ए, यहां 0 और ये बच जाएगा सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है क्या, यहां अगर देखिएगा तो ये बच जाएगा 0, यहां बचेगा आपके पास c प्लस ए माइनस बी और यहां बच जाएगा आपके पास c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये बन गया आपके पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड ए प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां से अगर हम आगे देखें तो एक्सपैंड तो हम यहां पे भी कर सकते हैं। यहां पे दिख रहा है कि हमें इस कॉलम में भी एक 0 है, इस रो में भी एक 0 है, तो हम टेम्प्ट हो सकते हैं कि या तो इस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर दें या फिर इस रो के अबाउट एक्सपैंड कर दें। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक्सपैंड करने जाइएगा तो अभी भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 3 टर्म्स दिख रहे हैं, उसको एक्सपैंड करना, उसको मल्टीप्लाई करना और फिर सिंप्लीफाई करना, ये रिलेटिवली क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा और इसमें मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर इन दोनों को ऐड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बस बच जाएगा 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो मुझे एक लॉजिकल स्टेप दिख रहा है। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। यानी हम स्टेप क्या करने वाले हैं कि R3 को रिप्लेस करने वाले हैं R3 माइनस R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये c माइनस ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस 2b।
तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ बना आपके पास, ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके पास है ही, है ना, टाइम्स यहाँ पे, इनफैक्ट इसको नीचे लिख लेते हैं, इनटू टाइम्स, यहाँ पे आपके पास बच जाता है b प्लस सी माइनस ए, तो b प्लस सी माइनस ए, यहाँ 0, और यहाँ हमने देखा कि माइनस 2b बच गया। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करिएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो देखिए क्या क्या कैंसिल होने वाला है, c कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 2a, तो ये बन गया 0, फिर c प्लस a माइनस b और माइनस 2a, और यहाँ आपके पास a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए कि ये तीसरे रो से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तीसरे रो से 2 कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये 2 जब मैं बाहर निकाल लूंगा, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, तो जब 2 मैं बाहर निकाल लूंगा तो ये बच जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां बच जाएगा आपके पास b प्लस सी माइनस ए, 0 और माइनस b, तो b प्लस सी माइनस ए, 0 और माइनस b, यहाँ पे आपके पास बच गया 0, c प्लस ए माइनस बी, 0, c प्लस ए माइनस बी और माइनस a, और ये आपका बच गया a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2 कॉमन ले चुके हो तो ab। ठीक है, अब यहां से एक्सपैंड करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी हमें, लेकिन यहां पे भी अगर हम देखें कि इसके अबाउट अगर एक्सपैंड करते हैं तो दिस इंटू दिस थोड़ा मुश्किल टर्म लग रहा है, क्योंकि ये 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन ये खुद है, और फिर इधर से भी जो सिंप्लीफाई होके आएगा वो इतना अच्छा कुछ एक्सप्रेशन आएगा नहीं। तो मैं थोड़ा ट्रिक करता हूं, मैं इसको थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करता हूं, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करने का बेनिफिट क्यों मुझे नजर आया, क्योंकि जब मैं a स्क्वायर लूंगा तो दिस इंटू दिस करेंगे तो हमारे पास आसान टर्म आएगा, क्योंकि यहां पे टर्म सिर्फ एक ही है a स्क्वायर, यहां भी टर्म हम मुझे b स्क्वायर दिख रहा है, सिंपल टर्म है, यहां a भी सिंपल टर्म दिख रहा है एज कंपेयर टू b प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी। तो इसीलिए ना ही मैंने इस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करने की सोची, ना ही मैंने इस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करने की सोची, ना ही इस रो के अबाउट एक्सपैंड करने की सोची। क्यों? क्योंकि इधर मुझे आसान दिखने वाले टर्म दिख रहे हैं। ठीक है क्या? तो मैं ये 1 3 पोजीशन है, तो a स्क्वायर पॉजिटिव पोजीशन है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये बन जाएगा प्लस बी सी प्लस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा। फिर आएगा आपका माइनस बी स्क्वायर, फिर इसके साथ जब हम लेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो फिर भी आपके पास आ गया टर्म माइनस ए बी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस ए सी एंड माइनस ए स्क्वायर। ठीक है क्या, ये टर्म बच जाएगा। फिर आपके पास है प्लस ए बी, है ना, और यहां से जो टर्म बनेगा वो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है b, या इसको ऐसे देखिए c प्लस बी माइनस ए, और ये लिखा हुआ है c प्लस ए माइनस बी। ठीक है क्या? तो यानी इसको मैं अगर ध्यान से देखूं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये लिखा हुआ है आपको, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं c प्लस बी माइनस ए। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं c प्लस बी माइनस ए, और अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा हुआ है c माइनस बी माइनस ए, है ना, c माइनस बी माइनस ए। तो इसको भी मल्टीप्लाई करना रिलेटिवली काफी आसान है। दो ये 3 टर्म दिख रहे हैं। ठीक है क्या? क्योंकि तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म बन जाता है। तो इसको अगर ए बी के टाइम्स करिएगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहां पे आपके पास बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर। यानी आपने देखा कि जब कॉलम 3 के अबाउट हमने एक्सपैंड किया तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी, यहां से ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो प्लस ए बी क्यूब, फिर यहां पे बन जाएगा प्लस ए सी बी स्क्वायर एंड यहां से आपके पास बन गया ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपके पास बन जाएगा प्लस, देखिए ये बनेगा ए बी, ठीक है, ए बी सी स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करिएगा तो ये बी स्क्वायर, ठीक है, यहां पे बन जाएगा, ये एक्सपैंड होने के बाद सी स्क्वायर, मैं अलग कलर से इसको लिख लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में हमारे पास आसानी हो। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर माइनस था तो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, क्या ए बी से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ये बन गया ए बी टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी एंड प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्या कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, जैसे ये वाला हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ए बी क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी है, ए सी बी स्क्वायर है, एक और टर्म कुछ बच गया क्या हमारा, यहाँ से ए स्क्वायर बी, या ये टर्म कहाँ से आया, ये ए स्क्वायर बी सी ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ये तो है ना, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा आपका, एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ सी स्क्वायर था तो इसको फिर से लिखते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए क्यूब बी फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 2ab भी था, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो ए बी क्यूब प्लस ए सी बी स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी और प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्या अब यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए बी क्यूब कैंसिल, ए क्यूब बी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास बचा ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ से ए स्क्वायर बी सी, इसमें से ए बी सी कॉमन आएगा तो ए बच जाएगा, इसमें से ए बी सी कॉमन आएगा तो बी बच जाएगा, और इसमें से ए बी सी कॉमन आएगा तो सी बच जाएगा, यानी ए बी सी कॉमन और अंदर में बच गया आपका ए प्लस सी। ठीक है, क्या जो सिंप्लीफाई होने के बाद हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी सी टाइम्स ए प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू आर एच एस। यही प्रूफ करना था हमें, देखिए। ठीक है, क्या यही प्रूफ करना था। थोड़ा कैलकुलेशन है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसमें अगर ये चीज़ें आप एक बार सीख लेते हो तो बस एक बार की बात है। ऑल्दो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर ये हमें क्लियर रहे तो हमारे बोर्ड्स में भी काम आ जाएगा और प्लस एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बन जाता है कि मैनिपुलेशन हम किस तरीके से क्या सोच के कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले भाई इक्वेशन पे हम लोग फोकस करेंगे कि इक्वेशन जो दिया हुआ है पहले उसको प्रॉपर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा पी एक्स क्यूब, ठीक है, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स एंड माइनस आर इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स आपको दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ऑलराइट। अब बात आती है डिटर्मिनेंट की।
तो चलिए डिटर्मिनेंट अब देखते हैं और डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे 1 1 हमें दिख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको 0 बनाने के लिए। ठीक है, तो एक तो हमें दिख रहा है साफ साफ ऑब्जर्वेशन कि अगर हम C1 को ट्रांसफॉर्म करें C1 माइनस C3 से और C2 को भी ट्रांसफॉर्म करें C2 माइनस C3 से, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ध्यान से देखिए, ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा अल्फा, यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा 1। ठीक है, ये दिस माइनस दिस करने वाले हो तो ये भी 0 और ये आपका माइनस गामा हो जाएगा। यहाँ पे दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस बीटा और दिस माइनस दिस माइनस गामा, और यहाँ पे आपके पास ये 1 1 1 प्लस गामा ही रह गया। ठीक है क्या? अब इसको एक्सपैंड करना बहुत आसान है हमारे लिए, किसी भी या तो फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर देते हैं। चलिए फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करते हैं या फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर लीजिए। तो ये अल्फा इंटू दिस, तो ये बीटा प्लस बीटा गामा एन प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस गामा इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस बीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा। जिसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड प्लस अल्फा बीटा गामा। तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो माइनस आर अपॉन पी हो जाएगा, माइनस आर अपॉन पी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, तो माइनस ऑफ माइनस आर अपॉन पी, तो माइनस ऑफ माइनस आर अपॉन पी। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल, वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू RHS। सिंपल। तो मतलब ज्यादा यहां पे मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं हमें। ठीक है, इक्वेशन हमने लिखा, पता था कि अल्फा बीटा गामा रूट हैं, इस डिटर्मिनेंट को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब यहां से हमने बस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके हमने रख दिया, आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारे पास स्पेशल डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, कुछ डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में हम उसको एज इट इज एज अ रिजल्ट यूज कर सकें और वहां पे हमारा काफी सारा टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो स्पेशल डिटर्मिनेंट है वो ये है कि आपके पास 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर अगर हो, तो इसको एक्सपैंड करने पे जो वैल्यू बनती है वो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स बन जाती है। ये तो पक्के से याद रखना आप। ठीक है, फिर आपके पास 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, दिस ऑल्सो नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। सिमिलरली अगर आपके पास 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, 1y स्क्वायर वाई क्यूब, 1z स्क्वायर जेड क्यूब है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये वाला भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी स्पेशल डिटर्मिनेंट्स मैंने लिखे हैं ये एक्चुअली आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका ये हेल्प कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास A B C, B C A और C A B यानी साइक्लिक डिटर्मिनेंट, साइक्लिक ऑर्डर है ना, A B C फिर B C A और फिर C A B, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस 3ABC। ठीक है, और हमें पता है कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है क्या? और इसमें फर्दर अगर हम
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड करने वाला पार्ट इधर आ जाता है और 2 से मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी अगर हमें एक्चुअली इसी फॉर्म में याद रहे तो काफ़ी है। ठीक है, याद रखना चाहिए ताकि हम एग्जामिनेशन में इसको एज इट इज यूज कर पाए। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग थ्योरम पढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसका भी कई बार यूज आ जाता है और मैं क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से फैक्टर थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं सच दैट हमें डिटर्मिनेंट पूरी तरीके से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू a अगर हम डिटर्मिनेंट में रख देते हैं, यानी अगर एक डिटर्मिनेंट हमें वेरिएबल x के फॉर्म में दिया हुआ है और x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, डिटर्मिनेंट अगर वैनिश हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल x के फॉर्म में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उस x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो फैक्टर थ्योरम यह कहता है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। पॉलिनोमियल में भी कुछ हमने ऐसा ही पढ़ा था कि अगर कोई px पॉलिनोमियल है हमारे पास और अगर x इज इक्वल टू ए रखने पे अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता था तो x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता था, फैक्टर, और x इज इक्वल टू ए उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, 0 या फिर रूट। ठीक है क्या, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। पॉलिनोमियल के लिए भी हमने पढ़ा था, याद करिए कि px अगर पॉलिनोमियल है एंड इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 दिस विल इंप्लाई कि x माइनस ए इज अ फैक्टर, है ना। यही चीज हम लोग डिटर्मिनेंट में भी यूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिए। अब जैसे ये हमने फैक्टराइजेशन स्पेशल डिटर्मिनेंट में अभी अभी तो पढ़ा था कि 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर अगर है आपका डिटर्मिनेंट तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई वाई माइनस z z माइनस एक्स। लेकिन अगर हमें यूजिंग फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट इसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि इसको फॉर द टाइम बिंग मैं अगर डिटर्मिनेंट डेल्टा बोलूं और ये लिखा हुआ है हमारे पास 1x x स्क्वायर, है ना, 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे अगर मैं x को y से सब्स्टिट्यूट करूं, ध्यान से देखिए, x को y से सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बन जाएगा हमारा 1y y स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, है ना। दो रो हमारे आइडेंटिकल आ गए, यानी ये क्लियरली डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी x इज इक्वल टू वाई रखने पे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि दिस विल इंप्लाई दैट x माइनस वाई इज अ फैक्टर। इस डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर आप देखें कि जब आप y इज इक्वल टू जेड भी अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपका सेकेंड रो और थर्ड रो सेम हो जाएगा। अगर z इज इक्वल टू एक्स भी अगर आप रखेंगे तो भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपका थर्ड रो और फर्स्ट रो सेम हो जाएगा। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं कि y माइनस जेड इज अ फैक्टर, है ना, y माइनस जेड क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। और यहां से हम कह सकते हैं कि z माइनस एक्स इज अ फैक्टर। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहां पे कि अगर इसको एक्सपैंड भी किया हमने तो x का मैक्सिमम पावर कितना जाएगा, 2 तक ही जाएगा। तो एक फैक्टर हमने x माइनस वाई बोल दिया, एक फैक्टर z माइनस एक्स बोल दिया, तो यहां से x स्क्वायर तो हमारा अचीव हो जा रहा है। सिमिलरली y स्क्वायर भी अचीव हो जाएगा, सिमिलरली z स्क्वायर भी अचीव हो जाएगा। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। हाँ, कांस्टेंट टर्म हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहां पे हो सकता है। तो क्या मैं
इसको प्रूफ करने से पहले ये बात लिख सकता हूं कि अगर हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि इस डिटर्मिनेंट के इन तीनों के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो मैं अपने डिटर्मिनेंट डेल्टा को, ठीक है, डेल्टा को विच इज 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर एंड 1z z स्क्वायर को लिख सकता हूं सम कांस्टेंट k टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। ठीक है क्या, ये लिख सकता हूं। अब बात आती है कि बस इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने की। तो हम कांस्टेंट कैसे निकालें, ध्यान से देखें। अगर मैं x को 0 रख लेता हूं, ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज यहां पे हम रखेंगे, बस ये इंश्योर करेंगे कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू रखें हम, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा RHS 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर RHS 0 हो गया तो k की वैल्यू कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो हम x y z की ऐसी कुछ वैल्यू रखें जिसकी वजह से RHS 0 ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, x को 0 रख लेता हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू आप 1 रख लीजिए। ठीक है, y की वैल्यू 1 रख लीजिए। तो अगर यहां पे आपने 1 रखा है तो z 1 नहीं रखिएगा, तो z की वैल्यू चलिए -1 रख लीजिए। ठीक है क्या, तो ये हमने वैल्यूज रखी। तो देखिए डेल्टा में अगर हमने, यानी डिटर्मिनेंट में हमने ये वैल्यूज रखी, तो 1 0 0, ठीक है क्या, यहां पे आपके पास 1 1 1 आएगा, यहां पे आपके पास 1 -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है क्या, इधर आपके पास बना k, ये 0 -1 तो -1 हो गया, है ना, ये आपके पास 1 माइनस ऑफ -1 तो 2 बन जाएगा, और z माइनस एक्स तो ये भी आपका -1 बन गया। ठीक है क्या, अब इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो फर्स्ट रो के अबाउट, तो देखो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये तो 2 आ गया इधर, तो इधर आ गया आपका 2 और इधर भी आ गया आपका 2k, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही k की वैल्यू हम यहां 1 रखेंगे, ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि ये जो स्पेशल डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था, इसको हम फैक्टर थ्योरम से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि यही हमारे फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, एक और इसी तरह का क्वेश्चन करके देखते हैं, लेकिन इस बार ये प्रॉपर सवाल की तरह लेके देखते हैं। हमें क्या करना है कि यूजिंग द फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि अगर इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो x में ये कितना फैक्टर बनाएगा, मतलब x में कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि आप एक्सपैंड करिए, देखिए एक्स स्क्वायर टाइम्स कांस्टेंट, x टाइम्स कांस्टेंट एंड x प्लस 5 टाइम्स कांस्टेंट, तो ये जो डिग्री इसकी बनेगी इस पॉलिनोमियल की, वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। अब अगर ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा तो इसके दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। हमने देखा कि जो फैक्टर हमें बनाने हैं वो है 2 और 3, तो एक बार हम काम करते हैं, एक फैक्टर हमें बताना है x इज इक्वल टू 2, x माइनस 2, और एक फैक्टर हमें बताना है x माइनस 3। तो एक काम करते हैं कि ये डेल्टा x, यानी डेल्टा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x जो लिखा हुआ है x स्क्वायर x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे 4 2 7 और 9 3 8, ठीक है क्या, यहां पे अगर आप x इज इक्वल टू 2 डाल देते हो तो ये बन जाएगा 4 2 7, और यहां पे 4 2 7 और 9 3 8। क्लियरली आपके पास फर्स्ट और सेकेंड रो क्या आ गया, सेम आ गया। फर्स्ट और सेकेंड रो सेम आ गया तो क्लियरली ये डिटर्मिनेंट हो गया 0। तो दिस विल इंप्लाई कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप डेल्टा ऑफ 3 निकालते हो, ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो ये बन जाएगा आपका 9 3 8, यहां पे था 4 2 7 और ये भी आपका बना 9 3 8। ठीक है, इस केस में आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम आ गया, यानी ये डिटर्मिनेंट भी आपका आ गया 0। तो दिस विल इंप्लाई कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर, ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी एक फैक्टर आ जाएगा।
और हमने ये चीज पहले ही देख ली थी कि ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल ही बनेगा तो 2 ही फैक्टर आ सकते हैं। तो अगर 2 ही फैक्टर आ सकते हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वेयर और क्या था x प्लस 5 एक्स स्क्वेयर एक्स एंड एक्स प्लस 5 था 4 2 7 एंड 9 3 और 8, ठीक है क्या? ये आपका बन जाएगा सम कांस्टेंट k टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है क्या? अब बस हमें यहां पे k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिसके वजह से RHS हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान सा वैल्यू मुझे दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा 0 0 5, यहां से आपके पास 4 2 7 और ये 9 3 8, इधर से आपके पास बना 6k, ठीक है क्या? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ यहाँ 12 माइनस 18 तो माइनस 6 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ k। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास मिल गई -5, यानी जो फैक्टर हमने बनाया था इसको अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा जो फैक्टर बन जाएगा वो -5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड, ठीक है? तो इस तरीके से फैक्टर थ्योरम भी कई बार क्या होता है, हमारे काम में आ जाता है।